Hello, friends, and welcome to another episode of Chat Trap. This time with me, Hupul. जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हर कोई स्पेशल होता है, बट आज के गेस्ट हमारे थोड़े से ज़्यादा स्पेशल है। वैसे हम कोशिश करते हैं जो भी गेस्ट को हम बुलाते हैं, हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को बुलाएं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिनकी जर्नी से हमें मोटिवेशन मिले, हमें कोई नई अच्छी अच्छी चीज़ें पता चले। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे हमने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। आप ध्यान दो, इंफॉर्मेशन मिली है उनसे, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। और दरवाजे कहाँ खुलेंगे से अगला स्टेशन कौन सा है से व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू एंड इन योर सिटी एंड अराउंड द वर्ल्ड, थ्रू न्यूज़ हमें बहुत कुछ पता चला है, रेडियो के थ्रू बहुत कुछ पता चला है। तो हमारे जो गेस्ट हैं, प्लीज़ हमें बहुत बहुत खुशी है आज वो हमारे साथ हैं। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मीडिया पर्सनालिटी, न्यूज रीडर, स्टार न्यूज रीडर, एंड ऑफ कोर्स द वॉइस बिहाइंड द मेट्रो ऑल ओवर इंडिया, मिस्टर शम्मी नायर. Hi sir, how are Hi you? Mukul. Very How are well, you? thank you so much. Very good, very nice, We very are nice. so happy कि And आपने हमारे thanks लिए for a टाइम lovely निकाला है. introduction. Ji, thank you so much. No, my pleasure, entirely my pleasure. Yeah. तो सर कैसे हो जी, आप? और मुकुल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर. सर थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, दिल्लीस्तान के लोगों को और दिल्ली के लोगों को थोड़ा थोड़ा बताएंगे. आपकी आवाज तो हम आई थिंक हर कोई रोज सुनता होगा, ज्यादातर लोग रोज सुनते होंगे और कई सालों से सुनते आ रहे हैं, बट आज हमने सोचा जरा दिखाएं कौन है हमारे को जो इतने अच्छे से गाइड करते हैं रोज. तो थोड़ा सा सर आपकी जर्नी के बारे में मैं आई वुड लाइक टू आस्क कि आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सोर्सेज कि आपने एडवर्टाइजिंग से शुरू किया और उसके बाद आपने आई थिंक इंडिया का फर्स्ट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किया था, सरद सांजी गुरबानी, एंड उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप बताइए. बुकुल, पहले तो लेट मी करेक्ट यू. मेरी जो बेसिक करियर की जर्नी शुरू हुई वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचा जाए तो आई एम एन इंजीनियर. मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग खत्म की तो जाहिर सी बात है नौकरी करी, वो एस्कॉट्स में भी करी और लार्सन ट्यूब्रो में भी करी. और पर सिंस दिस वाज द इनबॉर्न इंक्लिनेशन, आई ऑलवेज वांटेड टू फेस द माइक्रोफोन. कैमरा वाज नॉट अ बिग थिंग फॉर अस, बट क्योंकि कॉलेज में शोज वोज होते थे, स्टेज पे जाते थे. पर ये सबसे पहली जो अहम बात ये है कि मैं इस प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग से इस प्रोफेशन में कैसे आया, उसमें डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें नियति बहुत, जो इसे इत्तेफाक कहते हैं, उसका बड़ा हाथ है. मेरे बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि 4th ईयर में कॉलेज में एक ऑडिटोरियम बन रहा था, और जब ऑडिटोरियम बन रहा था तो माइक्रोफोनों के ऊपर ऑडियो चेक करने के लिए इंसान चाहिए था, क्योंकि वो स्पीकर्स लगा रहे थे उस पर. सो एक्यूस्टिक्स की इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया 30-40 स्टूडेंट्स में से, और कहा कि आप कुछ माइक्रोफोन पे आके बोलिए ताकि हम लोग अपने स्पीकर्स को सेट कर सकें. सो डेस्टिनी, मैं कुछ बोलता रहा. वो अमेरिकन्स थे, दे हैड कम फ्रॉम USIS, यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस, तो दिल्ली से ही थे. और उन्होंने जब मेरी आवाज को सुना तो तब वो जो शख्स स्पीकर ऊपर लगा रहा था वो नीचे आ गया और उसने कहा, डोंट यू थिंक यू वेस्टिंग योर टाइम. तो गुस्सा भी आया सुन के, यार, कि इंजीनियरिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं यू वेस्टिंग योर टाइम. सो आई सेड, व्हाट डू यू मीन? ही सेड, ओके फाइन, यू गॉट अ फैंटास्टिक वॉइस. तो आप हमारा एक यूनिट है वॉइस ऑफ अमेरिका, हम यहाँ से टीचर्स को, न्यूज को, इंडियन सेगमेंट का आधे घंटे का चंक भेजते हैं अमेरिका में. सो उससे पहले मुझे मालूम नहीं था व्हाट VOA स्टैंड्स फॉर. BBC सुना था, बट VOA के बारे में मालूम नहीं था. फिर मालूम पड़ा कि VOA स्टैंड्स फॉर वॉइस ऑफ अमेरिका. खैर, वो उनके यहाँ गया, उन्होंने मेरी आवाज को पसंद किया, एंड दैट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग, बिकॉज उन्होंने पहले दिन पैसे भी दे दिए, मतलब ऑडिशन के भी पैसे दे दिए, यू कैन इमेजिन. सो वो बस फिर दैट वाज एनफ स्पार्क फॉर मी, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द ब्लास्ट नाउ. सो उन्होंने कहा कि आप आते जाते रहिएगा, बट क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतना आसान नहीं होता, आप वक्त निकाल पाए. बट 4th ईयर में फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सिलसिला बना
कि इंजीनियरिंग में आपको 4th ईयर इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो मैं शाम को फैक्ट्री में ट्रेनिंग कर लेता था और सुबह में अपना वॉइस कर लेता था, कुछ पैसे कमा लेता था। पर यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कहीं ना कहीं कमर्शियल वॉइसिंग से जुड़े हुए थे, महिलाएं थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर थोड़ी सी अगर कमी है तो वो मेल वॉइसेस की है, तो अगर आप कभी स्टूडियो में, प्राइवेट स्टूडियो में भी आए तो एडवर्टाइजिंग में भी यू कैन लाइक ओके फाइन, यू कैन ट्राई ऑलवेज। सो मैं एक किसी प्राइवेट, 2 ही स्टूडियो हुआ करते थे दिल्ली में, तो एक स्टूडियो में गया तो उन्होंने कहा ठीक है। और क्योंकि कॉलेज में आई यूज्ड टू पोक माय नोज एवरीवेयर, आई यूज्ड टू डू म्यूजिक आल्सो, आई कुड राइट आल्सो, जैसे कॉलेज में आपके जो क्लब्स होते हैं, म्यूजिक क्लब्स होते हैं, आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स, आई यूज्ड टू सिंग आल्सो। तो सब कुछ करते करते तो उन्होंने कहा कि साहब एक जिंगल है तो उसके लिए आप कुछ कर देंगे हमारे लिए, तो जो जितनी पार्टिसिपेशन करेंगे आपको 50 रुपए मिलेंगे उसके। ये मैं बात कर रहा हूँ 77 की। तो उसमें कहा कि आपको 50 रुपए मिलेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसको पहले उसको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहा जाता है, एनएफएल कहा जाता था। तो खैर उन्होंने कहा एनएफएल का एक जिंगल है, तो ये बड़ा ही मस्तिक होगा और बहुत ही रूरल बैकग्राउंड का होगा, तो आप फोक ट्यून पे कुछ बना दीजिए। तो ऐसे क्या मैं कर पाऊंगा? बोला नहीं, एक्चुअली द ओरिजिनल कंपोजर वाज सपोज्ड टू कम बट अनफॉर्चुनेटली ही इज अनेबल टू मेक इट, और वो फोन तो होते नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप अगर कंपोज कर दें, लिख दें। तो इस तरह से ये मेरी कमर्शियल की जर्नी शुरू हुई। तो मुझे याद है मैंने गाया, मैंने कंपोज किया, मैंने लिखा। और वहां पर इतना तामझाम नहीं होता था। एक गिटार वाला था, एक पियानो 14 वाला था, मैंने अपने ही घुटनों में बोंगो रखा, रिदम बना दी, माइक्रोफोन आगे रखा, वो जिंगल बन गया। तो मुझे याद है 4 पार्टिसिपेशन के, हाँ सच वॉइस ओवर भी कर दिया, तो कोई 250 रुपए के करीब मिल गए मुझे। एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर अस, लाइक कि आप 250 रुपए, और वो भी हॉस्टल में रह रहे हैं 77 में, आप अपनी जेब में, मुझे याद है मेरी मेस थी उन दिनों में 95 रुपीज नॉन वेजिटेरियन फूड की पर मंथ हुआ करती, तो यू कैन इमेजिन। तो 250 रुपए एक दिन में मिल गए। हाँ, सो खैर इस तरह से ये तमाम शुरुआत होती गई। बट देन आई हैड टू कम बैक टू कॉलेज बिकॉज आई हैड टू फिनिश माय इंजीनियरिंग आल्सो, बट अब आग लग चुकी थी। तो ऐसा नहीं अब ये कुछ करेंगे, बट लाइक इट वाज टू डिफिकल्ट टू डिस्क्लोज इट टू योर पेरेंट्स नाउ। वो तो कभी नहीं मानेंगे कि तुम पागल हो गए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम पे, और ये इस प्रोफेशन की रिकग्निशन नहीं थी बिल्कुल भी। क्योंकि वो लोग क्या बताऊं मैं क्या करता हूँ, है ना। तो अगर मैं कहता मैं गाना गाता हूँ तो बोले कहीं सड़कों पे गाता होगा, कहीं शादी ब्याह में गाता होगा, सो वो बेसिकली वो माइंड्स आर नॉट टू ओपन एंड दिस वाज नॉट अ रिकग्नाइज्ड करियर। हाँ, आप ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर लगे, चलो सरकारी जॉब है, तब भी आपके पेरेंट्स खुश हैं। बट एज अ फ्रीलांसर एंड दैट टू वॉइसिंग, तो किसी ने सोचा नहीं था। सो खैर चलते रहे। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, उसके बीच में बंक मार के फिर कभी कभी वॉइसिंग कर जाया करता था। तो इस तरह से मेरा ये करियर शुरू हुआ। वॉइसिंग में ठीक ठाक नाम हो गया, और उसके बाद हम लोग बहुत दोस्त यार मिला करते थे, कुछ लिख दिया, कुछ गा दिया, कहीं पार्टिसिपेट कर दिया, तो ये चलता रहा सिलसिला, और थोड़े बहुत पैसे बन जाते थे। इधर से मैं नौकरी तो कर ही रहा था। So I must disclose this also, since I always had an inclination towards showbiz, so I learned the stunt riding also. I was a biker, so मैं बाइक के ऊपर शोज करना, स्टंट्स करना, इन तमाम चीजों में भी रहा। तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे लगता है कि जो हार्डकोर इंजीनियरिंग है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पर फिर एक चांटा पड़ा घर से, पागल हो गए हो, लार्सन ट्यूब्रो में तुम्हें ऑफर हो रही है। फिर लार्सन ट्यूब्रो में चला गया। फिर वहां भी क्या हुआ कि लाइक आफ्टर ईयर आई कांट सेल बोथ द बुक्स, क्योंकि ना मैं नौकरी में दिल लग रहा है और ना इधर मेरा दिल इन चीजों में था। सो देन आई टेक सिंस माय फादर इन आर्मी, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड डैड देखो यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है 2 कश्तियों पे सवार होना, दिल कहीं है, दिमाग कहीं लगाना पड़ता है, तो आप मुझे ये करने दो। और मेरे पास डिग्री है माशाल्लाह, 2 अच्छी कंपनियों का एक्सपीरियंस है, भूखा मरूंगा तो दोबारा नौकरी कर लूंगा। So that's how it all started. But then, probably I always believe in one thing. One should, मेरे जमाने तो बहुत मुश्किल था इस फिलॉसफी को अपनाना भी,
But I now I tell that one should, cultivate his own inclination. If you have your interest, have the interest, you must do this, है ना? तो वो सारा करते 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 अच्छा हो गया, उस तरह से चलता रहा ये सारा. तो anyway, जो बेसिक कई चीजें थी, उसमें बस लगे रहे और फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, हाँ, ये जो सरब सांची कुर्बानी प्रोग्राम था, ये फिर मेरा ये आया, मुझे लगता है 78 में. आई वाज स्टिल इन कॉलेज, तो क्योंकि मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो वो दैट आल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर. सो लाइक आई साउंडेड लाइक a preacher in that. Although I was, when I still remember when first time I was recording, I was wearing a tattered jeans and like फटी हुई टी-शर्ट, so लोगों ने सोचा कि बहुत ही गुरुद्वारे का कोई बड़ा सा प्रीचर होगा जो ये सब बोल रहा है ना. But anyway, तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा. तो ये जो 19 या फिर वो मैंने नौकरी छोड़ दी, वापस स्टूडियोज में आ गया, और उसमें जब मैं वापस आया तो हाँ 81 में, then 82 बिगनिंग में यही स्पॉन्सर प्रोग्राम जो टेक्सला का गुरबानी का था, इसको टेलीवाइज करना चाहते थे वो लोग. तो उस जमाने में कैमरा पर्सन तो होते नहीं थे, फ्रीलांसर्स इस तरह से, तो दूरदर्शन से ही लेने पड़ते थे. तो वो दूरदर्शन वाला जो इंसान आया, उसने बोला, साहब मिस्टर नारंग, यू गॉट अ फैंटास्टिक वॉइस, तो आप हमारे यहाँ पर न्यूज रीडर्स के ऑडिशंस निकली हैं. पर हम लोगों के लिए लगता था कि दिल्ली दूरदर्शन मींस स्टार वर्ल्ड. मैं कहाँ और वो कहाँ, मतलब आप लोगों को शक्लें याद हैं सलमा सुल्तान की और मीनू तलवार की, नीति रविंद्रन की, लाइक दोस पीपल, एंड उसमें मैं कहाँ फिट बैठूंगा, तो ऐसे यार क्या बावड़ा वाली बात कर रहे भैया, वो तो ख्वाबों की दुनिया, मैं कहाँ जा पाऊंगा. मतलब उन दिनों में, मतलब बॉम्बे का स्टार बनना और दूरदर्शन में कुछ कर बैठना was the same thing, absolutely. Because you were part and parcel of your drawing room, because used to be only one channel, ना. तब खानी ने बोला, यार 82 में नेशनल होने जा रहा है, तो उनको जरूरत है, तो आप कोशिश करो. So I said, ठीक है, करा यार, 20 रुपए की बात है, एक पे ऑर्डर लगना है, आप उससे चलिए और आप देंगे तो ऑडिशन हो जाएगा आपका. So खैर वो पता लगा साहब, वो तो मैंने भर दिया 20 रुपए में, वो जो पे ऑर्डर होता है, और मैंने अपने बारे में भी लिख दिया कि साहब मैं ग्रेजुएट, ये वो जो भी लिखना होता है. खैर वहां जब मैं ऑडिशन पे पहुंचा पुपुल, तो वहां तो भेड़ बकरियों की तरह हजारों लोग, और मतलब ये दीवार के साथ चिपकाया हुआ सबको, और साइक्लोस्टैट, उस जमाने में फोटोस्टैट नहीं होता था, साइक्लोस्टैट आधा पन्ना काट के सबको दिया हुआ कि आपने माइक्रोफोन पे आना है, बोलना और निकल जाना है. आपको एक रोल नंबर दिया गया था जी. तो उसमें काफी लोग थे, बहुत सारे लोग थे. खैर हम भी, मेरी तो करते करते, तो जैसे ही पहला शब्द आता था भारत के प्रधानमंत्री, जैसे ही बोला तो अंदर से बात आती थी नेक्स्ट, कि मतलब पहले 3 शब्दों में ही उसकी चैरिटी ऑडिशन हो जाती थी. तो हमने कहा हमारा हशर भी वही होगा जो इनका हो रहा है. तो जब मेरी बारी आई तो मैंने जाने अनजाने गाए बगाए मैंने खुद ही रोक दिया. तो मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़िए. तो मैंने जैसे ही एक लाइन और पढ़ी, फिर 2 लाइन पढ़ी, फिर करते करते पूरा पैरा पढ़ गया. तो एंड कैन यू इमेजिन, पूरे माहौल, वो तो देख रहे हैं ना जो लोग वहां, तो भीड़ आपके साथ ही खड़ी है. तो उन्होंने लिखा, यार ये शख्स को पूरा पढ़वाया गया. सो एनीवे आई केम बैक एंड सो आई सेड स्टिल, यार एक फ्लूक वाली बात है, पूरा पढ़वा लिया. वो कॉम्प्लेक्स फिर भी था, वो बहुत तगड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मेरा काम. उसके बाद 7 दिन बाद खत आ गया कि फोन वोन तो इस तरह से नहीं आते थे, ईमेल तो होती नहीं. तो फोन एक खत आया कि आपका रिटन टेस्ट है 10 दिन के बाद. तो मैंने कहा यार ये लाइक, अब वो आपका बैकग्राउंड सारा इंग्लिश का, बिकॉज आपने इंजीनियरिंग उसमें किया है, और हिंदी छूट चुकी थी आपकी 8वीं कक्षा में, है ना. सो आई सेड यार ये कैसे होगा, लिखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. रीडिंग फिर भी चल रही थी, कमर्शियल्स ने बहुत कुछ सिखा दिया था. सो आई वेंट देयर एंड देन आई सेड राइटिंग, एंड माय हैंडराइटिंग इज एट्रोशियस, बहुत ही बुरी है मेरी हैंडराइटिंग. सो मैंने कहा यार ये कुछ कहेंगे पता नहीं क्या. खैर उन्होंने जो भी मौजूद दिया, जो भी सब्जेक्ट था, टॉपिक था, मैंने उस पे लिखा, और कोई 10 लाइनों में कुछ लिखना था. मैंने कहा चलो यार जैसा भी, बहुत ही रोक के लिखा था कि पढ़ा जाए कम से कम. और उसके बाद 20 दिन के बाद एक कॉल
हाँ फिर से एक टेलीग्राम आ गया कि आप सब आ जाइए, आपका कैमरा टेस्ट। सो कैमरा टेस्ट में भी अब क्या था, मालूम पड़ा कि सारे प्रोसेस में यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो कि सुना है कि 10,000 एप्लीकेशन आई थी, 300 ऑडिशन के लिए बुलाए गए थे, 300 में से शॉर्टलिस्ट कर 100 लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया गया, उन 100 में से 25 लोगों को कैमरा टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं 25 में आ गया। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार पहना क्या जाता है, क्योंकि इतने खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत लड़कियां जो ऑडिशन के लिए आ रही हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट, और मैं अलग सा खड़ा हुआ, जबकि कमर्शियल वर्ल्ड का तजुर्बा था मुझे, बट दूरदर्शन इज लाइक अ बिग थिंग फॉर अस ना। ओके, खैर मैं वहां गया, और तो एस बीइंग शमी बहुत बाद में आता है अल्फाबेट, तो सबका होता जा रहा था, तो मेरा आखिर में नंबर आया। तब तक मैंने सोचा अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि पैनल भी थक चुका होगा अभी तक, है ना। एंड सबसे जो मैंने ब्लंडर किया, मैं कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, मैं बिल्कुल वैसे बुलेट चलाने वाला आदमी, मैं फिर से अपनी टी शर्ट पहन के ना एक नॉर्मल कैमरा टेस्ट देने चला। तो मुझे फ्लोर मैनेजर ने कहा, यार आप जानते हैं आज जो डेप्यूटी मिनिस्टर भी होंगे और बड़े बड़े दिग्गज लोग होंगे जो ऑडिशन में आए हैं पैनल में, और आप टी शर्ट पहन के आ गए। तो मैंने कहा भाई हो गया तो घर तो आने देंगे। तो यार हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। सो मुझे याद है ब्लू सी टी शर्ट थी, वो भी कोई बहुत बढ़िया किस्म की नहीं। मैंने उसके साथ ऑडिशन दे दिया। तो मैंने जैसे ही बोलना शुरू, पहले वैसे वो बुलवाते हैं आपको, बट पर्दा लगा होता है कंट्रोल रूम में और स्टूडियो में, सो दे कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट यू, एवरी इंटरेक्शन हैज थ्रू कैमरा। वो फ्लोर मैनेजर को बताते हैं कि इनको बोलिए सीधा बैठे, फ्लोर मैनेजर को बताते थे बोलिए सीधा बैठ जाएं, टेढ़ा बैठ जाएं, मुंह ऊपर करें, यहाँ पर इनका लेबल लगा दीजिए, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो खैर मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने कहा यार उनको मजा आना शुरू हुआ थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रोक दीजिए और बताइए कि अब आपका एक इंटरव्यू होगा, तो बताइए कि आप अखबार पढ़ते हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अखबार कौन नहीं पढ़ता आज के जमाने में। तो बोला अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ एडिटर्स के नाम बताइए। कैन यू इमेजिन, मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक कॉर्पोरेट फिल्म के लिए मैंने एक वॉइस ओवर किया था। उन दिनों में बहुत कम बनती थी, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें वॉइस मेरी दी गई थी। तो उसमें कुछ नाम आए थे कि इसमें जिन लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो ये लोग थे। अरे वो जहन में ताजा हो गए। मैंने ना 5-6 नाम बोल दिए, तो मेरा तुक्का बिल्कुल फिट बैठ गया। और फिर उसके बाद खैर बात खत्म हो गई, धन्यवाद आवाज आती है और मैं कंट्रोल रूम से बाहर निकलता हूँ। इधर से वो कोई 4-5 लोग बाहर निकलते हैं, एंड पीपल, नो एग्जैजरेशन, देयर वाज वन मैन हु वाज कमिंग आउट, उसके मुंह में बीड़ी, एंड व्हाट लवली वॉइस ही हैड, एंड ही टोल्ड मी आखिर में तुमने ही पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। वो कह के चला गया। तो मेरे एक आदमी आया बाहर, जानते हैं कौन थे? मैंने बोला मैं तो नहीं जानता। बोले देवकीनंदन पांडे। एंड देवकीनंदन पांडे अगर आप मेरी जनरेशन से पूछेंगे तो अमिताभ बच्चन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। आई नो ओके। सो इस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो बट हफ्ते बाद मुझे आ गया कि वो एशिया रेडियो 2 बस शुरू ही होने वाला था कि अब आपको कोई ट्रेनिंग नहीं, बिकॉज बहुत क्योटिक था, क्योंकि सब कुछ तब्दील हो रहा था, कलर्ड हो रहा था। तो उन्होंने कहा 2 बुलेटिन आप ब्लैक, मैंने 2 बुलेटिन ब्लैक एंड व्हाइट पढ़े, उसके बाद कलर्ड हुआ। ओके। खैर इस तरह से पहले वो एक लो पावर ट्रांसमीटर जो होते थे, उनके छोटे स्टेशन होते थे, उनके लिए पढ़वाया जाता था। तो उससे शुरुआत हुई। देन 1 महीने के बाद ही आई गॉट अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम पीएम हाउस। तो वो एशिया, उन्होंने कहा कि वो मैडम इंदिरा गांधी अपने टूर पे जाती हैं, जब से टूर से वापस आती हैं तो दूरदर्शन एक रिपोर्ट बनाता था। वो बड़ी सरकारी सी होती थी, वो यहाँ गए, जहाज से उतरे, इधर फूलमाला चढ़ाई, इस तरह की होती थी। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का पढ़ रहा है ना, आप वॉइस इसकी लिया करो। तो दूरदर्शन को क्या चाहिए, तो उन्होंने दरवाजे खोलने ही थे मेरे लिए नेशनल के भी। तो 83 में दरवाजे खोल दिए नेशनल। And that's how I became a news reader, the national news reader. But उन्होंने फिर ऑप्शन थी कि आप रेगुलर होना चाहते हैं
तो नहीं भाई, मैं अपनी कमर्शियल की दुनिया नहीं छोड़ सकता, पहले बता दूं। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ ऑप्शन है कि आप कैजुअल न्यूज रीडर भी बन सकते हैं, आपको पर बुलेटिन पैसे मिलेंगे। तो इस तरह अच्छा। से इधर मैं अपना कमर्शियल करता रहा, बट कमर्शियल ने क्या किया गोकुल, कमर्शियल ने मुझे ये बड़ा खूबसूरत सिखा दिया कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो मैं न्यूज रीडिंग में एक फर्क आया जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो कहीं कहीं में छोटा सा मेरे को पता लग गया था कि ये शब्द है, वो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड का जो थोड़ा सा हेल्प था जी वो जी मिलना जी। शुरू हो गया। और वो वहां पर मैं स्ट्रेस कहाँ देना है, सही, तो वो जो फ्लैट फेस वाली जो रेस थी उसमें ज्यादा नहीं जी। कर सकते थे। you every time you got to be very very impersonal, you can't be personal, okay, हम्म पर कहीं कहीं थोड़ा सा मसाला में लगा देता। हम्म, एंड देन सो आई वांटेड टू स्टील द शो वेरी फ्रैंकली। वो होता है ना यंगस्टर में कि बॉस कॉलर्स अप, है ना, तो उससे क्या जी। हुआ, उससे थोड़े फायदे भी हुए। और उसमें ये अच्छा, फिर एक ये भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं थी कि कल को ये मुझे धक्का मार के बाहर निकाल भी देंगे, एडवर्टाइजिंग तो ठीक चल ही रही है ना। सो वो उस बेसिक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ने भी बहुत साथ दिया मेरा। और इस तरह से यू विल बी ऑल सरप्राइज टू नो 2001 तक मैंने पढ़ा नेशनल पे। ओके। एंड देन फिर जब ये हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अब तो आपको पूरा होल डे यू गो टू स्पेंड इन टीवी, और उनकी कुछ पॉलिसीज आ गई थी, दूसरे चैनल्स आने शुरू हो गए थे। तो देन आई सेड नहीं यार, लेट मी से नाउ, यू नो, लेट मी नाउ से गुड बाय, यू नो। एंड बिकॉज कमर्शियली आई वाज डूइंग वेरी वेल। कोई ऐसा कमर्शियल नहीं था, कोई ऐसी कॉर्पोरेट फिल्म नहीं थी जिसमें मेरी वॉइस नहीं जा रही थी। उन दिनों में नए नए एवेन्यूज खुले, ऑडियो गाइड्स बननी शुरू हुई। जब आप किसी मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो आप ऑडियो गाइड लगाते हैं, तो उन एवेन्यूज को मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया। आर्मी में एक कैंटोनमेंट में गया तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप हमारी वॉइस में आप लोगों को इसको बताइए। अच्छा ये भी होता है। तो वो जो था, सिंस आई स्टार्टेड माय कंपनी इन 82 पिन ड्रॉप जो था, विच द स्टूडियो एंड एवरीथिंग, उससे बड़े फायदे हुए। तो वो एक बेसिक मार्केटिंग स्किल्स आती थी, ऑडियो को वीडियो से ऊपर लेके आया कि आप ये भी कर सकते हैं, आईवीआर्स भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री को अगर आपने सपोज कीजिए आपने आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अपना मैनुअल मत निकालिए, एक कैसेट लगाइए और उसमें मालूम पड़ जाएगा हवा कितनी भरवानी है, ऑयल कितना डलवाना है, यू नो। सो मैंने ऑडियो के एवेन्यूज खोजे, बिकॉज मुझे मालूम था कि अच्छा वीडियो का कोई इतना लालच नहीं रह गया था, एक्सपोजर जितना मिलना था मिल गया था। सो ये जो साइड, फिर यंगस्टर्स को भी मालूम पड़ा कि बॉस हम ये जो इतना मेकअप करा कर हम ये जो कैमरा की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, करियर ऑडियो में भी है। सो दैट्स हाउ, यू नो, लाइक फिर जब मैं न्यूज ऑलमोस्ट 2000 के बीच में, अभी मैं छोड़ने के कगार पर ही था, तो 2000 के करीब मेट्रो का सिलसिला शुरू, यू नो। मेट्रो। तो मेट्रो में श्रीधरन साहब जो उस टाइम चीफ ऑफ मेट्रो थे, दिल्ली मेट्रो, तो हमको मालूम नहीं था कि कोई इन ट्रेन मैसेजेस भी होते हैं, ये भी एक एवेन्यू है। हाँ, मतलब लंदन ट्यूब वगैरह में सुना था, तो हमने कहा बताने के रेलवे कर्मचारी खुद ही बोल देते होंगे, यू नो, लाइक। हाँ, और हाँ, मैंने उससे पहले एविएशन के लिए किया था, KLM के लिए किया था, उनको वो मैंडेटरी हो गया था हिंदी करना। अच्छा, ओके। और सेशल्स एयरलाइंस के लिए किया, ब्रिटिश एयरवेज पे मैंने दोनों किए, हिंदी पंजाबी किए। तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे इतना मालूम था कि इनकी जो बेस होती है मैसेजेस की, ये थोड़ी कमर्शियल से अलग होती है, ये जहन में था मैं। सो जब मैंने देन ही सेड ओके फाइन, सो देन मिस्टर श्रीधरन टोल्ड yeah, there are two people I really like their sound, yeah, Rinni Khanna and then a guy with a mustache. So we got Shami Naran, Naran. तो हम दोनों को उनका आप रिकॉर्ड कर दीजिए, ट्रायल चलना था। मेरे को जगह याद नहीं आ रही, वो जमुना पार्क कहीं से चलना, शाहदरा से चलनी थी, और 30,000 तक वो एक पहला बैच था, वेलकम वाला, हाँ, वही वाली ट्रेन थी। सो वो ट्रेन के लिए उन्होंने कहा, और एक कि उन्होंने फिर ये था कि देखिए हम ट्राई करेंगे आपकी वॉइस को अंदर, इफ इट इज साउंडिंग ओके देन प्रॉब्ली विल डू द फाइनल्स। ओके। फिर मैंने रिन्नी खन्ना को, मेरा स्टूडियो बन ही चुका था, देन आई कॉल्ड रिन्नी खन्ना एंड शी डिड इन इंग्लिश, आई डिड इन हिंदी, और हम दोनों ने भेज दिया। तो हमारे उस स्टाइल थोड़ा याद था, इसलिए हमने वो थोड़ा रुक रुक के बोलना, वो जो मेट्रो का एक स्टाइल होता है कि अगला स्टेशन जोरबाग है,
तो हाँ नॉर्मली मैं पुपुल तुमसे ऐसे थोड़ी बात करूंगा ना, है ना। हम्म, तो पहले रेनी बिल्कुल कहने भी लगी, यार डोंट यू थिंक वी आर टू स्लो फॉर दिस। आई सेड हम्म डैम इट, तुम समझती नहीं। जब एक ट्रेन चलेगी, उसकी हम्म एम्बियंट साउंड होगी, उसकी पटरियों की आवाज होगी, बहुत मुश्किल होगा। सो हम लोग हाँ ऐसा करके भेजते हैं, प्रॉब्ली दे लाइक इट आल्सो। पर हमने नोट भी लिख दिया कि साहब हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तो उनके लिए भी अच्छा नई चीज थी, वाह, उन्होंने कहा जस्टिफाई भी कर रहे हैं, मतलब अपनी हम्म ही प्रेजेंटेशन को। सो खैर हम्म हमारे मकसद कुछ और था, वी वांटेड टू विन यार, वेरी फ्रैंकली, है ना। हम्म तो खैर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने जब ट्रायल्स किए तो उनका स्टाफ जाता था, फिर इतने लोग ले गए, फिर इस डेलीगेशन को लेके ट्रायल्स के अंदर तो हमारी वॉइस बचती थी। सो एवरीवन हम्म यूज्ड टू से, सर ये तो शमीन आ रहा है, अरे ये तो रिन्नी खन्ना है ना। हम्म तो श्रीधर ने कहा, ओह द फैमिलियर फेस, द वॉइस इज, सो लेट्स स्टिक टू देम ओनली। हम्म मैंने कहा मजे आ गए। तो जो भी था 20 मैसेजेस होंगे टोटल। सो हम्म फिर उसके बाद आया कि हमने आपके मैसेजेस ले लिए हैं, और जो भी हम्म आपको थोड़ी बहुत पेमेंट मिलेगी उसकी वो दे देंगे आपको। पर अगर हम्म हमको ये लगता है कि अब ऑडियंस में अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं तो बाकी जब लाइनें खुलेंगी तो उसमें भी हम्म आपको ले लेंगे। पर ओके हमें क्या मालूम था कि हम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगे। फिर तो ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट इन देयर ओन डिस्कशन, देन दे समहाउ दे प्रेफर्ड कि कोशिश हम्म करो कि जहां भी मेट्रो खुले आवाज हाँ इन दोनों की ही होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। सो विच इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ दीस डेज। सो यस यस करते 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 तो हम जहां रिटायरमेंट की एज में आने वाले थे, वो मेट्रो ने फिर हम्म से जिंदा कर दिया। सो दिस इज अ जर्नी which is interesting, and somehow I'm still attached to my passion. हम्म That's यस the इट्स best thing. And यस then another wonderful thing I learned कि हम्म जो आपका शौक है, जी अगर आप सोच के चल रहे हैं कि आप इस मंजिल को फतेह कर सकते हैं, तो हम्म मुझे लगता है one should convert his interest into inclination, and then हम्म inclination into the basic profession, अगर आप चाहें तो मुझे हम्म लगता है कि कई बार कहता था, सबने कहा इनिशियली, तुम्हें बड़ी मजेदार ये भी है कि हमारे प्रोफेशन की रिकग्निशन बिल्कुल नहीं थी, जैसे पहले भी कहा मैंने। जी बिल्कुल तो जब मैं लाइक कहीं गांव में किसी लाइक मेरा बड़ा अच्छा तारुफ कराया गया किसी ओल्ड लेडी से कि अरे ये शम्मी नारंग हैं, हाँ हाँ खबरें पढ़ते हैं, उसके बावजूद तो उन्होंने कहा, हम्म हाँ आप खबरें भी पढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग हम्म भी करते हैं, गा बजा भी लेते हैं, पर आप करते क्या हैं? ओके You got my point? Because it या was not recognized ना। हम्म सो उसके बाद धीरे धीरे बच्चों ने आना शुरू किया। अभी ये हम्म आलम हो गया कि इसके इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स हम्म चलती हैं, वॉइस कल्चर की अहमियत लोग जानते हैं। सो ये जो हम्म सिलसिला चला, तो ये अपने आप में उसमें उस रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी भी थोड़ी सी हिस्सेदारी है। नहीं सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर आपका किसी चीज की तरफ इंक्लिनेशन है तो जस्ट स्टिक टू इट। एंड आपके टाइम पे जैसे आपने बताया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट अपने घर वालों को कन्विंस करना कि ऐसी कोई चीज करनी है। आज भी नहीं कर पाते लोग। आज भी अगर आप रेडियो या टीवी में जाना चाहते हैं तो घर वाले यूजुअली यही बोलते हैं कि कुछ सीरियस बात, मतलब आप सीरियस प्रोफेशन चूज करो, ये तो ठीक जी है, ये जी तो हॉबी हो जाएगा। तो आज भी बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे तो आई कैन इमेजिन आपको कितनी डिटर्मिनेशन चाहिए होगी ऐसी कोई चीज को फॉलो करने के लिए। तो ये एक बहुत अपने अच्छा पॉइंट बताया कि ऐसा रखना चाहिए अपने अंदर। अगर पैशन है तो उसको आप पूरा अच्छी तरह से फॉलो करो। बिल्कुल ठीक पर बात। सर, आप फिर मूवीज में भी आए, मूवीज में भी आपने किया है। अभी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपने मूवीज में हाँ, भी किया है। तो वो कैसे हुआ? देखो प्रफुल्ल, मूवीज का अगर सही मायनों में सुना, एक तो आपका बेसिकली रिकग्नाइज्ड फेस था, जी उसके जी नुकसान भी हैं, बिकॉज आपकी जो छाप लग गई थी वो एज ए न्यूज कास्टर लग गई थी। हम्म तो एंड कहीं ना कहीं वी ऑल्सो रियलाइज्ड स्वीटहार्ट की वी ब्रॉडकास्टर्स आर नॉट टू गुड एक्टर्स, लेट मी वेरी फ्रैंक विद यू। हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं माइक्रोफोन के कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, कहीं रिस्ट्रिक्ट कर जाती है। ओके कि मैंने माँ कहना तो मुझे सर झुकाने में 5 घंटे लग जाएंगे, है ना। सो जी बट ये था कि ये सब लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, जितने दे आर बेसिकली
और वॉइस कल्चर के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। ये जितने भी अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स जिनके साथ मैंने काम किया, ये कहीं ना कहीं सब एडवर्टाइजिंग फिल्म के से इनसे शुरुआत। और जो विशाल भारद्वाज से मेरी पहली शुरुआत हुई, तो वो जो शुरुआत हुई मकबूल से हुई। और मैं और विशाल आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एक्चुअली। तो विशाल बेसिकली विशाल इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, यू ऑल नो दैट। उसके खूबसूरत गाने हैं। वो उस बॉम्बे में एंट्री उसकी एज ए म्यूजिशियन हुई, अगर आपको याद हो, माचिस से। जी, ऑफ कोर्स। वो जो जिंगल था, चड्डी पहन के फूल खिला है, मोगली, यस ऑफ कोर्स, जंगल बुक है ना, मोगली वाला। तो वो उस तरह से वो बड़ा पॉपुलर हुआ बॉम्बे में। उसके बाद में वो डायरेक्शन में आया, तो वो हमेशा पूछता रहता। तो वो मेरे, हम लोग जिंगल्स एक साथ करते थे, गाने बनाना, वो कैंपेन सॉन्ग्स वगैरह सब होता था। तो बहुत ज्यादा प्यार था। तो फिर कुछ बना, उसने बच्चों की फिल्म कुछ शुरू की, तो दिल्ली में उसको कोई हेल्प की जरूरत थी, तो ऑलवेज शमी भैया मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ठीक है ये कर दें। तो कहने लगा शमी भैया मेरा बड़ा दिल करता है कि आप कोई कैमियो, आई डोंट नो, मैं एक फिल्म, फर्स्ट फिल्म करने जा रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम लाइन की, तो आप प्लीज उसमें मेरे को एक छोटा सा कैमियो जरूर चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार देख यार, तुम मेरी आवाज पे मत जाओ, मतलब वो जो एक्टिंग होती है, पागल नहीं है जो इंडस्ट्री से लोग निकल के जाते हैं। और हम लोग बहुत ही सेट सा हमारा स्टाइल होता है। तो हम लोग, आई डोंट वांट टू लेट यू डाउन, नहीं भैया मैं करा लूंगा आपसे, डोंट वरी। खैर वो मकबूल में मैंने फिर एक छोटा सा रोल किया, तो पहली मरतबा, अच्छा वो सभी जानते थे बिकॉज ये एमएसडी के ही बच्चे थे उसमें, और सब हम लोग पुराने दोस्त भी थे, मैं, पंकज कपूर, नसीर भाई से वैसी मुलाकात हो चुकी थी, है ना। और ये सब लोग, तो मेरे को इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं, एक्सेप्ट बॉम्बे के टब्बू जो थी, उन मैंने कभी, मेरे लिए बहुत बड़ी हीरोइन थी वो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। बट देन धीरे मैंने कहा क्या कर लेंगे यार, जैसे न्यूज में घुस गया ऐसे फिल्म भी कर लूंगा। तो वो प्लस डायरेक्टर घर का ही है, तो इस तरह से मकबूल भी कर लिया। फिर वापस फिर मैंने वो फिल्म इंडस्ट्री को देखा बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटी मोटी फिल्म खुद भी बनानी शुरू कर दी थी। तो मैंने देखा यार, मतलब ये हमारा धंधा बहुत अच्छा है, एसी रूम में बैठ के वॉइसिंग करो, पैसे जेब में डालो और खा दो। और यार एक शॉट के लिए धूप में साले तड़पाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसा यार एक तो ये भी है, एंड प्लस मैं ये नहीं कहूंगा कि अंगूर खट्टे हैं, वेरी फ्रैंकली, पर फिर भी मैं भाई देखो, आई एम नॉट कट फॉर दिस, है ना। अपना ये बोलने का धंधा ठीक है, चेहरा बहुत देख लिया लोगों ने, है ना। तो ऐसा यार अपना, एंड अब वो कहते हैं ना, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान बनेंगे, अब बहुत कर लिया है ना। तो वो बेसिकली करते 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 फिर किसी ने कहा, फिर वो राजकुमार गुप्ता कहने लगे, शमी सर एक मेरे लिए आप जज का रोल करेंगे, मैं दिल्ली में, हाँ प्रॉमिस है कि दिल्ली में ही शूट करूंगा। तो ऐसे यार ये मेरे को ना तुम्हारी वेटिंग में, ये नहीं कि आप यू नो लाइक आई एम साउंडिंग टू प्राइसी और एनीथिंग, पैसे वैसे तो वैसे भी नहीं मिलेंगे मुझे, बट अदरवाइज ऑल्सो यार तुम ये जो धूप में खड़ा कर देते हो, फीचर फिल्म में यू नो लाइक इज अ टफ थिंग। सो उन्होंने कहा नहीं, फिर वो नो वन किल्ड जेसिका में कर लिया। यस, तो उस आई वाज अ जज इन दैट, जो मेन वर्डिक्ट जो मेरा ही आता है ना, उसी से फिल्म एंड होती है बल्कि, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि साहब ऐसे है, तो ये फिर ऑफ कोर्स सुल्तान वाज अ बिग थिंग फॉर अस। तो वो जो बच्चा था, जो अली अब्बास, ही सेज सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब सलमान को इंट्रोड्यूस किया जाए फिल्म के अंदर एज अ कमेंटेटर, सो हम आपका नाम भी लेंगे कि शमी जी आप, मतलब मेरे को कहता भी है फिल्म के अंदर सुल्तान में, अगर आप अगर फिल्म देखेंगे तो ऐसे, हाँ ठीक है यार, अगर आप इस तरह से तो टेक मी एज अ शम्मी नारंग ओनली। हाँ, तो उन्होंने फिर उसमें मेरे को लेकर, एंड व्हेन आई से कि ये है सुल्तान, पता नहीं जो भी हरियाणा की शान और समथिंग, जी 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 जी, है ना। तो उससे करते करते तो ये फीचर फिल्म्स का सिलसिला, मतलब ऊपर जाके ये ईश्वर को कह सकूं भाई, हर जगह पंगा लेके आया हूं लाइफ में, यू नो लाइक। पर इनके अलावा भी मैंने सुना है आपने किसी पहले एक कोई मूवी रही है जिसमें आपने काम किया हुआ है, कोई एक फिल्म थी, मुझे लगता है जो वो शायद घर वालों ने देखी होगी। हाँ, वो एक फिल्म मैंने बहुत पहले, उत्तेजना उसका नाम था। जी, मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, पता नहीं लोगों किसने देखी और किसने नहीं देखी। और वो मुझे याद है कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई अब बना लो किसी तरह से, तो पर उसमें एक्टर्स अच्छे थे, मतलब दोनों ही कमाल। विनीता मलिक थी, अपना आलोकनाथ की सिस्टर थी, जो मेरी वाइफ बनी थी उसमें, और प्रीति खरे,
Yes. जो अनन्या खरे बाद में बन गई थी, जिनको नेशनल जी। चांदनी बार में नेशनल अवार्ड मिला था। एग्जैक्टली, हाँ जी। हाँ हाँ, तो वो थी और इस तरह से था। बट वो बेचारे डायरेक्टर पैसा वैसा था नहीं, मेरी ही गाड़ी इस्तेमाल होती थी और फिर कहते थे यार आज शम्मी आ रहे तो खाना भी पैक कराते लाना। तो इस तरह से वो फिल्म मुकम्मल हुई। तो चलो, वो ये इसलिए पता नहीं लगा कि वो फीचर फिल्म थी या घर में बैठ के कोई कैमरा लेके शूट कर रहा है बेचारों। पर वो फिल्म को मजे की बात यह है कि उस फिल्म को फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अरे वाह। उस फिल्म का नाम था उत्तेजना। आप उसमें हीरो थे? हाँ, मैं हीरो क्या मतलब, हाँ मतलब मैं ही सब कुछ मेरे अराउंड। अनन्या खरे वाज अ गर्ल, सो उसमें मेरे 2 शेड्स हैं, लाइक आई एम अ डोटिंग हस्बैंड आल्सो बट आई एम अ रेपिस्ट आल्सो। ओके, तो डिफरेंट तो वो शेड्स, कुछ इस मतलब तरह की एक ही पुरानी कैरेक्टर। कहानी है वो, जो आई डोंट नो, मेरे को तो स्टोरी भी इतनी याद नहीं है, कुछ इतना था, कुछ ऐसा था। और मतलब इस तरह से मतलब ऐसा लगता था कि आज शूटिंग, यार आज पैसे इकट्ठे हो गए तो आज ये वाला शॉट कर लेते हैं, है ना? भाईचारे इस वाली तरह से चीज। हुआ। तो मेरा फॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली वन इन द होल यूनिट जी। जिसके पास गाड़ी थी और वो मैं लोगों को ट्रांसपोर्ट करता था। मेरे को एक पुरानी फिएट होती थी, उसमें ट्रांसपोर्ट जी, करता था लोग। तो आप सब पर कुछ कर इसलिए रहे थे? वो बन गई, आ गई, मेरे को इतना ज्यादा याद भी नहीं है। पुरानी बात हाँ, है, मतलब 86 में शायद वो बनी। जी जी जी। तो उस मतलब फ्रॉम एक्टिंग टू हैंडलिंग पीपल, यू वर डूइंग एवरीथिंग इन हाँ, दैट मूवी। वह पता नहीं क्या था मेरे को। तो ये जो बेसिकली है कि मुझे अभी भी बेटा सबसे अच्छा यही लगता है जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। जी। मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। पर तुम मुझे कहो ना अच्छा। कि अब जाके बहुत फॉर्मली आप लाइट के नीचे खड़े हो जाइए और आप जरा यूं करके देखिए और यूं करके देखिए, वो अभी वो साला वो किक नहीं मिलती उससे, यू नो। सो दैट्स ओके। द थिंग, यू नो, है ना? एक्चुअली इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने टीवी भी कर लिया, आपने रेडियो भी किया, तो आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मतलब कमर्शियली आपने किया दोनों चीजों को, व्हाट डू यू थिंक हाँ बेटा, आपका ज्यादा कनेक्ट था? मुझे बेसिकली ऐसे तो मैं बहुत सारी फिल्में एंकर करता हूँ, जो जी। कॉर्पोरेट फिल्म्स होती हैं। स्टेज एंकरिंग बहुत की, जिसको बहुत मजा आता है मुझे। मुझे हम्म। जो भी लाइव इंटरेक्शंस होते हैं हम्म। कि मतलब इंस्टेंट अच्छा। रिजल्ट आ जाएगा, हम्म। वो बहुत अच्छा लगता है हमेशा, यू नो। लाइव रिएक्शंस। नहीं हो गया, मुझे लगता है कि आई एम पीपल्स मैन, यू नो, मुझे लगता है मैं लोगों से बातचीत करता रहा। अच्छा। मतलब तो ये थोड़ा सा रहा। फिल्म में क्या होता है कि आपका एक शॉट दिया, फिर कंटिन्यूटी गई, फिर अब ऑडियो में आपने एक कमेंट्री की, आपने एक वॉइस ओवर किया, आप पूरे खुश हो गए, आपने 5-6 कट्स मारे, उसके एडिट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, है ना? उसी वक्त आपके सामने क्लाइंट ने कह दिया वाह आशा जी क्या बात है, ये आशा जी बहुत बेकार किया, दोबारा कीजिए। कम से कम एक रिएक्टिव तो हो गया ना इंसान। हाँ अब हाँ। फिल्म में हजारों की भीड़ में आप, सलमान खान तो है नहीं, है ना? अब हजारों की भीड़ में तो आप जबरदस्ती लोगों वो मैं हूँ भाई। तो तो ऑडियो आप इससे ऑडियो अच्छा, आपको ज्यादा पसंद है? हाँ, तो मेरे को बड़ा मजा आता है। ऑडियो कर लिया, स्टेज एंकरिंग्स हो गई, कॉर्पोरेट फिल्म जब मैं करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। उसमें मैं एंकर कर रहा हूँ। बट जी। कहीं भी ये जो फिक्शन करने होते हैं ना, जो ये इससे फिक्शन, बहुत डरता हूँ मैं। जैसे यूं सिर पे हाथ रख के मनोज कुमार की तरह माँ, ये नहीं होता, है ना? ओके ओके। है ना? तो गुड गुड। तो अच्छा, आज के आपने इतना अच्छा इतने साल रेडियो किया है, आप ऑडियो में रहे हैं, एंड आज का जो रेडियो है, जो आज आरजेस जिस तरह से कर रहे हैं, या आज का जो रेडियो बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड हो गया है, एवरीथिंग इज बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं, ये सब कुछ होता है, एड्स होती है, आरजे मेंशंस होते हैं। तो आपको आज का व्हाट इज योर टेक ऑन टुडेज रेडियो सिनेरियो? कैसा आपको कैसा लगता है, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ रेडियो एंड ऑडियो? देखो नुपुर, सॉरी कुपुल, एक मेरी बात याद रखना कि ये जो बेसिकली है, ये अपने आप में एक, मुझे लगता है कि किसी को भी आप किसी से अलग नहीं हो पाते। हर एक अपना अपना दौर आता है। जी। मेरे जमाने में एक चैनल था, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते थे कि हमारी जुबान साफ हो, जब हम बोलने जाएं तो उससे कनेक्ट बना लें,
वो कहे कि मेरे घर का ही बच्चा है, और सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेकर चलते थे वो ये थी कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम क्या कहते हैं कि समाज में कोई कमी आ जाए, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाए, कोई दुराव हो जाए। हाँ, हम चाहते थे कि ये हमारा पूरा समाज, हमारा परिवार और यहाँ पूरे देश के परिवार, ये सब बने रहें। गवर्नमेंट पॉइंट तो हम लोग न्यूज भी, हमारे जो कंटेंट भी होता था वो भी ऐसा ही होता था कि उसमें कहीं भी कोई चीज प्रोवोकेटिव नहीं होती थी, बहुत संभल के बोलना होता था, कोशिश करते कि कोई भी ऑडियंस रिएक्ट ना करे, कहीं भी नेगेटिविटी ना आए हमारे बुलेटिन। तो ये इस तरह से हम बड़े हुए। फिर उसके बाद दौर बदला, फिर वो मोर कमर्शियल हो गया। पहले सरकार चैनल चलाती थी, फिर बिजनेस हाउसेस ने चलाना शुरू कर दिया, है ना। ये जो सारी बातें थी, इससे बड़े फायदे, इसका एक बड़ा फायदा हुआ। और फिर धीरे धीरे करके मतलब हम लोगों को जो कंपैरिजन का जो फायदा अभी भी लोग याद करते हैं, उसमें ये था कि भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, तो उनमें कंपटीशन हो गया। तुम नेगेटिव हो जाओ तो शायद ज्यादा टीआरपी हो जाए। तो वो जो टीआरपी की वॉर चली, उससे कभी कभी परेशानी होती। वो आपके उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आई ऑलवेज टेल कि जो आज के भी एंकर्स हैं जो, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, कि उनका जस्ट सेकंड मुझे लगता है कि या अभी ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। ओके, सो उनमें ये होता था कि कभी कभी जब वो लोग जितने प्रेशर्स में काम करते हैं, आज के एंकर्स भाग दौड़ कर रहे हैं, बॉस की बात भी सुननी है, हो सकता है पॉलिटिकली भी उनको कहीं ना कहीं प्रेशर्स होते होंगे, उसके बावजूद एक स्माइलिंग फेस लेकर आना और फिर न्यूज पढ़ना, इट्स नॉट ए इजी थिंग। मैं अभी लोगों को कहता हूँ, अगर ये जिम्मेदारी आज मुझे दे दी जाए तो मैं फेल हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। सो हर एक का अपना अपना दौर होता है, अपने अपने प्रेशर्स होते हैं, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ, अब ये दौर आ गया कि चैनल इतने सारे हो गए हैं कि अगर पुपुल आज नहीं सुनना चाहती न्यूज, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन, बहुत विकल्प हैं उसके पास। वो व्हाट वर्ड यू कॉल इट, मतलब जैसे नेशनल जियोग्राफिक देख लेगी, स्पोर्ट्स देख लेगी, है ना, फिल्मी गाने सुन लेगी। लेकिन पर मुझे इसका अफसोस भी होता है कि हमें न्यूज के साथ बंधे रहना चाहिए, है ना। तो वो अगर उसके साथ बंद, अभी यूथ बहुत अलग हो रहा है करंट अफेयर से। आज किसी से बात करो, आप आज के बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं कि अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाना चाहते तो आप प्लीज न्यूज छोड़, है ना। तो ये जबकि आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, बट मुझे लगता है कि अगर हम लोग सभी कहीं ना कहीं ये टीआरपी की वॉर को छोड़ दें और मतलब एक बहुत कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के साथ न्यूज पढ़ना शुरू कर दें या प्रेजेंट करना शुरू कर दें, तो देश का भी भला है, समाज का भी भला है। पर अगर मैं अब ये कहूं तो लोग कहेंगे साहब अंगूर खट्टे हैं, माशाल्लाह आपने तो अपनी उम्र देख लिया, तो आप अब हमें समझा रहे हैं। फिर ठीक है, आप चुप होकर रह जाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं। पर हाँ, ये दिस आई एग्री ऑन दैट। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि जो पहले न्यूज हुआ करती थी और जो अब न्यूज है, आजकल न्यूज में बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन हो जाती हैं। पहले आप जब न्यूज पढ़ते थे वो खाली न्यूज हुआ करती थी। आजकल मुझे, दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल न्यूज बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो गई है, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी। अभी आजकल बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन है कि क्या ये न्यूज है। सबसे पहला तो ये, जी बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट माय पॉइंट। मैं एक जगह अगर सपोज कीजिए दो गाड़ियों की टक्कर हो गई है, तो गाड़ियों की टक्कर तक ही सीमित रहे ना, है ना। अब उस गाड़ियों की टक्कर में भी ये कहें कि सरकार ने अगर सड़कें अच्छी बनाई होती तो आज गाड़ियों की टक्कर ना होती, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये कहां से कहां लेके जा रहे हैं हम। हाँ। उस पे बहस, गाड़ी वाला मर मुर के चला भी गया, उसकी गाड़ी भी टूट गई बेचारे। अब बहस किस पे हो रही है कि सरकार सड़कें कब बनवाएगी, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम न्यूज का मतलब होता था कुछ हुआ, उस होने को हम आप तक पहुंचाते,
जी बिल्कुल। अभी क्या हो गया कि जो मैच्योरिटी, जो परिपक्वता आपको 40 साल की उम्र में आती है, वो आप 18 साल के एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो 18 साल का बच्चा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर जो 1948 की रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें वो अपना ओपिनियन दे रहा है या दे रही? बिल्कुल बिल्कुल। उसको मालूम भी नहीं है कि कश्मीर पॉलिसीज क्या थी और किसका क्या योगदान था, जी हरि जी। सिंह कौन थे, कश्मीरी कैसे आए, कैसे गए, कुछ मालूम नहीं है। कुछ नहीं पर ये पता। मालूम है कि मतलब इमरान खान की 3 बीवियां थी, एक छोड़ गई, दूसरी छोड़ने वाली है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि आप क्या कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। जी। आई पिटी दोज न्यूज एंकर्स ऑल्सो, बिकॉज वो घर से तो ये कहने के लिए आते नहीं। तो वही वॉर है, वन अप वाली। आप बिल्कुल एग्जैक्टली। ये कह लीजिए और अब ये कह, और फिर हम सुबह, अब तो माफी भी नहीं मांगी जाती। अभी हाल ही में 7 दिन पहले किसी ने कह दिया होगा फला बंदा मर गया। जी ये वो हुआ है। ढूंढा कहाँ मरा, वो मरा आदमी कह रहा भाई जिंदा हूँ, क्या कर रहे हो, है ना। ये अभी पिछले तो दिनों ये भी बहुत नहीं बार हुआ होगा है। कि माफी मांगी जाए। अच्छा पता जी लगा अब मर गए। जी। अच्छा फिर ये क्या होगा, देखा है। अगर वो मर के वापस भी आ गया तो उसमें भी स्टोरी बन हाँ। जाएगी, भूत जिंदा हुआ, है ना। तो कुछ ना जी। कुछ मतलब क्या, और फिर क्या होगा, 25 लोग देख रहे हैं भूत जिंदा कैसे हो गए। सो इतना कमाल हो रहा है इस देश में, मतलब मैं हैरान, सेंसेशनलाइज करना है। बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अब उसका नुकसान हो रहा है। अब हम जी। कहीं ना कहीं, वो जो डिसबिलीव वाली बात है, हाँ। मतलब आप किस पे यकीन करें, अब वो शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया है, किसी ने मुझसे कहा, आज सुबह भी मैं किसी को बता रहा था, सो आई टोल्ड इट्स अ लवली जोक। सो मुझे किसी ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेलीविजन। सो आई टोल्ड देम टेलीविजन इज वेरी एजुकेटिव। ही सेड आर यू किडिंग, टेलीविजन एंड एजुकेटिव। मैं सेड हाँ, जब भी टेलीविजन ऑन होता है मैं बहुत सुंदर सी कोई किताब उठाता हूँ, दूसरे कमरे में जाके पढ़ना शुरू करता हूँ, तो एजुकेटिव हो गया ना, बिल्कुल। है ना। सो बिल्कुल। अब ये जो मसला हो रहा है, सो जी मोस्टली अब क्या हो रहा है कि एक तो वैसे लॉकडाउन का एक माहौल है, जी। लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और फिर कितने मर गए, कितने जी गए, उसमें भी पार्टीज आ रही हैं। मतलब अगर, तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, मुद्दे का ख्याल इतनी खूबसूरती से भटकाया जाता है, यू नो। अब मुद्दे पे नहीं टिके रहते हम लोग, मुद्दे को इस तरह से भटका दिया जाता है कि आप पार्टीज में उसको लड़ा देते हैं, और यही ट्रेनिंग चल रही है आज। सो दैट्स व्हाट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर, इट्स नॉट गुड फॉर आवर जनरेशन नाउ, इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव, इट्स नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव, लेट बी वेरी फ्रैंक। जी जी। आई थिंक लोगों को भी आजकल थोड़ा ऐसा लगना शुरू हो गया है। आई मीन ऑफ लेटली आई हैव सीन पीपल आल्सो काइंड ऑफ नॉट टेकिंग न्यूज सीरियसली, बिकॉज यही होता है, आप एक न्यूज चैनल लगाओ, वही न्यूज का कोई और वो एक तरह से वर्जन दे रहे होते हैं उसी, और दूसरा चैनल लगाओ वही न्यूज होती है पर उसका कोई और वर्जन आ रहा होता है, कोई और एस्पेक्ट बता रहे होते हैं। तो आई थिंक लोग भी कहीं ना कहीं अब ये बात समझ रहे हैं। these are the problems, यस बहुत हैं। यस। अब ये कि धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और जी रेवेन्यू शिफ्ट जी हो रहा है। अब अगर सपोज कीजिए आज मुझे किसी न्यूज में अपना रेवेन्यू डालना है, हाँ सरकारी जी प्रेशर किसी का आ गया तो मैं डाल दूंगा, जी। बट अगर मेरे मन की बात होगी तो मैं कहूंगा यार क्यों ना लोगों को जो हंसा रहा है कपिल उसी में लगा दूं, है ना। एग्जैक्टली कम से एग्जैक्टली। कम चाहे वो 1 घंटे के लिए खुश तो कर रहा है। जी जी। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने गम है वैसे भी, उसमें से कुछ खूबसूरत पल आपको बांट रहा है वो, तो यार हाँ। उसको पैसे दो ना फिर आप, हम्म। है ना। या वो बच्चे जो गाना गा रहे हैं उन्हीं को सुन लो यार, मैंने इन टोपी वालों की लड़ाई से क्या लेना, है ना। बिल्कुल सही। तो पर बिल्कुल क्या होता है, फिर आपके प्रेशर्स पड़ते हैं, नहीं नहीं आप देखिए ये, फिर आपको साफ नजर आना शुरू हो जाता है कि ये लॉबी ये है, और ये इस पार्टी से मुताल्लिक है, इस पार्टी से मुताल्लिक जी है। जी जी ये बड़ा ये बड़ा खराब काम हो गया ना आज। जी जी। तो वो ये एक, अब मैं उसको इतना, आप
अब ये तो बहुत क्लीशे सा हो गया सब कुछ बोलना, हर इंसान उस चीज से दुखी तो है। जी जी। तो ऐसे में अभी ऑनलाइन आप अगर आप YouTube देखते हो तो YouTube पे काफी जर्नलिस्ट हैं जो अपना न्यूज चैनल्स को मतलब अपने न्यूज YouTube चैनल्स को चला रहे हैं। आई थिंक वो कहीं पर दे आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड वेज, कहीं बहुत ज्यादा, हर कोई नहीं, सम ऑफ देम आर, सम ऑफ देम आर। YouTube is basically primarily, I personally believe, is जो frustration से मैं और आप गुजर रहे हैं ना, जी, YouTube is a wonderful outlet for that. मतलब मेन स्ट्रीम अगर मैं YouTube पे ही कुछ आपसे बात करनी है जी, तो मैं फिर YouTube का क्यों सहारा लूं, है ना? मैं बेसिकली फिर जिस बात से मुझे कोफ्त हो रही है, अगर मेरे देश में कोई एक्सप्लॉयटेशन चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, खराबियां चल रही हैं और इन तमाम बुराइयों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो मैं YouTube में जाके बोलूंगा ना, आउटलेट वही है मेरे पास। तो ये मत कहिए कि वो हाँ, वो कहीं ना कहीं रेबल्स हैं, वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, वो एक दमदार लोग हैं, किसी से डरते नहीं, बेखौफ सामने आते हैं, उन्हें दबाया जाता है, फिर आप ऊपर आते हैं। सो शायद उन्हीं की वजह से ये जो आपका जो रेशियो है ना, कि हमारे कहते हैं ना देश में 75% अनट्रूथ है और 25% ट्रूथ है, तो वो जो 25% ट्रूथ को जिंदा ये यूट्यूब वालों ने रखा। ट्रू। तो सर, तो आजकल अगर किसी को थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, अगर आजकल किसी को ऑडियो में या रेडियो में इंटरेस्ट है या उसको जाना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या हमें जो इतने अनगिनत इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं उनमें ज्यादा उसको ध्यान देना चाहिए या अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ ट्रेन करना चाहिए? आपके हिसाब से मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू दैट पर्सन शुड डू? देखिए, मैं कुकुल अगर ये कहूं कि इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए तो आप सबसे पहला सवाल करेंगे, मिस्टर नारंग आप तो कहीं गए नहीं थे। हाँ, मुझे लगता है कि हम, खासकर अगर मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताऊं आपको, वी ऑल कैरी फायर इन आवर बेली। एक बेसिक जज्बा लेकर गए थे, बॉस डू एंड डाई, करना है। गुरुओं की मार खाई, अच्छे अच्छे लोगों को सुना, टेम्परामेंट एटीट्यूड इतना सबमिसिव होता था कि पांव में लेट जाते थे गुरुओं के कि बॉस बता दीजिए कि ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो कैसे होगा। और कोई अगर आपको टोकता था, वो पुराना स्कूल जो हुआ करता, अगर सपोज कीजिए मैंने कुछ गलत कहा और मुकुल आपने मुझे टोक दिया, तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप कौन होती है मुझे करेक्ट करने वाली। सो पहले तो आपको अपना एटीट्यूड सीखने के लिए वो फायर, करेक्ट, एंड देन अगर आप एक बढ़िया स्टूडेंट की फीलिंग, एक वाइब दे देती है, फिर वर्ल्ड की कोई ऐसी जानी मानी शख्सियत नहीं है जो आपको सिखाना नहीं चाहे। पर अगर आप इससे इसलिए सीखना चाहते हैं कि मैं कल को बोलूं, स्क्रीन पे आ जाऊं, 2 गर्लफ्रेंड्स बन जाएं, 2 बॉयफ्रेंड्स बन जाएं, है ना? और जब वो मुझे इंट्रोड्यूस कराएं तो ये कहें मम्मी आपने इनको टीवी में देखा है ना। तो 90% जो बच्चे इस प्रोफेशन में जब आ रहे हैं, वो इसको एज ए प्रोफेशन या इसको रिलीजन मान के नहीं आ, वो आ रहे हैं कि एक तो वो सोचते हैं खाला जी का घर है, सुबह उठेंगे और 2 पे चेक्स आपके साइड में पड़े हो। So everyone wants to make a fast buck. तो बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि मुझे इसी ट्रेड में जाना है, तो आप स्टैंड आउट होने की कोशिश कीजिए अपने टैलेंट से। बड़े लोग पूछते हैं कि मिस्टर नारंग व्हाई यू ऑलवेज एम्फसाइज कि अच्छा बोलिए, शुद्ध बोलिए, स्पष्ट बोलिए। आजकल तो स्लैंग चलता है, हम बोलते हैं, सब बड़े खुश हैं, और उसके बाद सो आई नॉर्मली टेल कि अच्छा एक दिन आप
हम्म 10 फ्रेंड्स की भीड़ में आप अच्छा भी बोल के देखिए, साफ बोल के देखिए, you will surely stand out. And I always tell कि अमिताभ बच्चन at the age of 75 or 76, हम्म when he does his preview, जब वो आके शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, हम्म and the language doesn't matter at that time. You're all glued to your chair and want to listen to him. हम्म He creates that magnetism ट्रू because of his language, his oratory skills, modulation. वो जो पूरा खाका तैयार करता है इंसान, and you're all somehow you're all wedded to him then at that time. करेक्ट What magnetism, what conviction. कमबख्त झूठ भी बोलता है तो सच लगता है, ट्रू, वेरी ट्रू। है ना? तो ये जब आप इस कन्विक्शन को, भाषा को, बोलने को भी आप अपने रिलीजन के हिसाब से नहीं माने, लोग सोचते हैं कि आरजे, हम मान के चलिए कि जो आरजे भी सुबह बोल रहा है, अगर कल को आरजे भी कंटेंट को अपने बेसिक स्टाइल में परोसना बंद कर दे, तो वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आरजे जरूरी नहीं है कि मतलब काम आज भी पुराना चावल ही आ रहा है, अमिताभ बच्चन ही आ रहा है, एग्जैक्टली। पर ये नहीं है कि मैं क्योंकि फलां चैनल के आरजे ऐसे बोलते हैं तो हम भी सारे ऐसे ही बोलते। पहला जो सबसे पहला सबक होगा ना, आज भी कैन यू इमेजिन जब अन्नू कपूर आपको एक स्टोरी सुनाता जी, सुहाना जी। सफर की, चाहे यंग बच्चा हो, कोई भी हो, एवरीवन वांट्स टू लिसन टू हिम। आई एग्री। वो तो मुझे लगता है 60 पार कर गए कब से, है ना? ट्रू, बिल्कुल। बट कितनी खूबसूरत जुबान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से अच्छी जुबान को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? तो आई ऑलवेज टेल, पहले तो आप अपने एटीट्यूड में वो लाइए कि मुझे एक एक शब्द को सही बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे अपनी वॉइस का ख्याल रखना चाहिए, देयर शुड बी एनी वॉइस अब्यूज। मैं कुछ लोग, छोटा सा एग्जांपल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो सिगरेट पीता है ना, वाह माशाल्लाह क्या सेक्सी वॉइस हो जाती है उसकी। ऑल बुलशिट। क्योंकि आप हो सकता है पहली 4 लाइनें बैरिटोन में पढ़ भी जाए, सिगरेट पी का, बट अगला 2 पेज जो होंगे ना, सस्टेनेबिलिटी जब आपको चाहिए होती है जी, तब आप अम्मा याद आ जाती है उस वक्त। यू नो लाइक, सो लॉट ऑफ पीपल फील दैट बोलना ही तो, हाँ, सो दैट्स व्हाट आई नॉर्मली टेल कि आप अपने एटीट्यूड में एक, और अपने पेट में आग लाइए कि करना है, सही बोलना है, then you, because world has become so comparative now, बिल्कुल। हाँ, तो you have to stand up. So मतलब Very आज well. अब बेटा मैंने आज क्रॉस 60, और आज भी उस खुदा का करम है कि बड़े सारे कैंपेन्स बन के जाते हैं यंगस्टर्स की वॉइस में, उसके बावजूद 40% वापस भी आ जाते हैं, नहीं मिस्टर नारंग आप ही कर दीजिए। कई बार कहता हूँ भाई अब देखो, मैंने उम्र हो गई माशाल्लाह, आप बच्चों से कराइए, बट देन यू नो लाइक, आप फिर लगता कि नहीं, आपने अगर कोई मेहनत की है, आपने गुरुओं की मार खाई है, आपने अपने रिजल्ट बेसिक रियाज को कायम रखा है, इट हेल्प्स। सो दैट्स डेफिनेटली हेल्प्स। सर आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई है, आई एम वेरी हैप्पी। आपने इतनी अपनी जर्नी के बारे में बताया, इतनी अच्छी टिप्स दी हैं, और हमारे लिए टाइम निकाला है, उसके लिए तो थैंक यू है। कोई मैसेज आप हमारे दिलिस्तान और दिलिस्तानीज को देने चाहते हो? पहली बात तो है कि मेरी दिल्ली मेरी शान याद रखिएगा, क्योंकि मैं दिल्ली वालों को स्पेशली यही कहना चाहता हूँ, बिसाइड्स अपने प्रोफेशन, कि भाई देखो, एक ओनरशिप लाइए अपनी जगह के बारे में, दैट दिस बिलोंग्स टू यू। बिलोंग होना बहुत जरूरी है किसी भी सिटी के लिए। मतलब हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि हम दिल्ली के हैं। आप कलकत्ता में जाइए, वहां पर
कलकत्ता वाला दिल्ली आके कहेगा कि यार दुर्गा पूजा मिस हो गई, कलकत्ता में मनानी थी, है ना। साउथ इंडियन आज भी अपने चेन्नई को बिलोंग कर रहा है, वो चाहे कैलिफोर्निया में बैठा है। हम दिल्ली वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते, क्योंकि हमें मौका नहीं देना चाहिए बाकी शहरों वालों को ये कहने के लिए कि यार हो तो तुम दिल्ली वाले ना। So I think unless until we start belonging to the city, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक मैं अपने जब तक दिल्ली की सड़क को गंदा होते देखते हुए मैं उसे नजरअंदाज करना बंद नहीं करूंगा कि भाई इसको कूड़ा उठा, दिल्ली अपनी है, ये वाले जब तक मेरे अंदर हैबिट्स नहीं आएंगे, यू गॉट माय पॉइंट। बिल्कुल तो हमारे दिल्ली में बस यही है ना कि मतलब ओए कितने भाई हो भाई, कहते 4 भाई है, मतलब 5 होते तो क्या कर लेता, यू नो। सो ये जो एक बेसिक पूरा एटीट्यूड है हमारा, जी, अब जी, इसको बदलने की जरूरत हो गई थोड़ी सी। जी, सो आई ऑलवेज बिलीव, अगर आपने इसका नाम दिल्लिस्तान रखा है जी, तो मुझे लगता है कि इसे मतलब खुशी स्थान में बदल देना चाहिए। You got my point? So that दिल्लिस्तान means everyone should feel very good when they all come. हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पागल है लोग कि अब सारी दुनिया में जाओगे जो दिल्ली का खाना है वो कहीं नहीं। So ये जो चीजें हैं, and then मतलब मैंने बिल्कुल नहीं आपको ये कोई मैं आपको पैगाम नहीं दे रहा या कोई प्रीच नहीं कर रहा कि मेरे प्रोफेशन में कैसे आइए, ये बहुत हो गया। दिल्लिस्तान इतना खूबसूरत नाम है, तो इस नाम को बरकरार करने के लिए मुझे लगता है आप वाकई ही दिल्लिस्तानी बनना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यही हम भी सबको बोलते हैं, एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस होल दिल्लिस्तान एक्चुअली, कि दिल्लिस्तान यू शुड फील प्राउड एंड यू शुड स्प्रेड ऑल द गुड थिंग्स। दिल्ली में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, नेगेटिव हर जगह होती है पर पॉजिटिव भी है, एंड दिल्ली में भी है, एंड उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, एंड वी शुड बी प्राउड ऑन दैट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आई एम श्योर दिल्ली को भी बहुत मजा आया होगा। इट वाज अ लवली सेशन। थैंक यू अगेन फ्रॉम माय होल टीम, ऑन माय बिहाफ ऑफ माय होल टीम, कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी अच्छी मजेदार बातें शेयर करी हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच पुपुल, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू, वंडरफुल, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सो दिल्लिस्तान आपने सुना, ये थे हमारे साथ हमारे मेट्रो की वॉइस, हमारे न्यूज रीडर, जो इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा, और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज को लाते रहेंगे जिनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, और इतना कुछ हमें पता चलता है, उनकी जर्नी से मोटिवेशन मिलती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इतना कुछ अच्छा अच्छा पता चलता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जैसे ये लोग देते हैं। इन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, इतने ये लोग एक लेवल पे पहुंचे हैं, उसके पीछे इतना हार्ड वर्क है, इतनी इन्होंने मेहनत करी है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई एम श्योर आपको भी मिली होगी, और आगे भी हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को ऐसी पर्सनालिटी से मिलाएं जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा स्ट्रगल करके, इतनी हार्ड वर्क करके बहुत अच्छे मैसेजेस छोड़े, जिनको पकड़ के समझ के हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। तो आप दिल्लिस्तान को फॉलो करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हर हफ्ते हम आते रहेंगे, ऐसे लोगों को लाते रहेंगे। आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप बात बोलना चाहते हो, तो प्लीज वी आर ओपन फॉर यू। आप कमेंट दे सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, और संडे को कल मेरा सेशन है, तो नेगेटिव सोच को कैसे हटाना है अपनी लाइफ से, उसके बारे में कल कुछ बातें करेंगे। और अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए कैसा लगा आज का सेशन। मुझे तो बहुत मजा आया, आई होप आपको भी बहुत मजा आया हो। चलिए कल मिलते हैं, टिल देन यू टेक केयर। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्प्रेड द हैप्पीनेस, स्टे ट्यून्ड टू दिल्लिस्तान, कीप फॉलोइंग एंड टेक केयर, बाय बाय।